नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 4, ठीक है। और आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है? क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। देखो, जैसे कि हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था, या फिर उसका एक दूसरा नाम क्या था? स्केलर प्रोडक्ट था, उसका नाम, उसके बारे में क्या किया था? डिस्कस किया था। फिर हमने क्या किया, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है उसे देखा। उसी तरीके से आज भी हम क्या करेंगे, पहले जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किन्हीं दो वेक्टर के लिए उसको देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसकी जो फिजिकल मीनिंग होती है उसे देखेंगे, ठीक है। तो हिडन डालो क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। और आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हम बीएससी के स्टूडेंट है तो हमने ये पढ़ा ही होगा। ओके, तो लिखो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, बीएससी एमएससी दोनों, हाँ, प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके ना, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट? अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिखो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, हम तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालेंगे और तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि लेट अस से वी हैव ए टू वेक्टर ए एंड बी। लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स a and b in a any plane। किसी प्लेन, दो वेक्टर हैं तो किसी प्लेन में ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इन ए एनी प्लेन। ओके, एंड अगेन वही जो पिछले वाले में डिफाइन किया था, थीटा बी द स्मॉलर एंगल between A एंड B। जो थीटा है वो A और B के बीच का क्या है? स्मॉलर एंगल है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं? क्रॉस प्रोडक्ट, यानी A क्रॉस B। तो यहाँ पे लिखो देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज डिफाइन एज ऑफ A एंड B is डिफाइन एज कैसे डिफाइन करेंगे हम कि दिस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको हम क्या पढ़ते हैं? क्रॉस, इनटू नहीं है, ठीक है, क्या है? क्रॉस है। अगर यहाँ वेक्टर है, इधर उधर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? क्रॉस पढ़ेंगे। जो लिखा है बीच में इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मतलब क्रॉस, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इंटू क्या होता है? क्या होता है? साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। एक चीज और आती है यहाँ पर, क्या? समथिंग कैप। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? इस तरीके से 3 लगा देंगे। ओके, इसकी वजह से कहानी बिगड़ गई। जब तक ये नहीं था यहाँ पर हम बराबर लगा सकते थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर एन कैप आया, यानी एक अननोन चीज आ गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक तो हमको पता है कि ये कुछ जानी पहचानी चीज है। एक चीज यहाँ पर अननोन आई जो हमने ऊपर नहीं लिखा था, वो क्या है? मेरे पास यहाँ एन कैप है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? इस तरीके से 3 बराबर लगा दिए, ठीक है। तो यानी ये इसके बराबर तो हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन किस पर होगी? एन कैप पर होगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये एन कैप क्या है, फिर वो कंडीशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एन कैप की यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेनी है, ठीक है। इसका मतलब एन कैप की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, ये भी मैं यहाँ से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो यहाँ पर एन कैप है, हियर दिस एन कैप क्या है? बता सकते हो कोई? आप सबको पता है क्या है? यूनिट वेक्टर है। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ क्या होगी? डायरेक्शन होगी। यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, यानी यूनिट होगा। अब डायरेक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन in which वेक्टर A एंड वेक्टर B आर लाइज, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो लाइन को। क्या बोला? जो एन कैप है वो क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच A एंड B आर लाइज, इन विच वेक्टर A एंड वेक्टर B आर लाइज। यानी जो एन कैप है वो क्या है? एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, जो किसके परपेंडिकुलर है? उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है। अब देखो ध्यान से देखना बात को, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं
कि ये क्या है, मेरे पास प्लेन है, तो दिस इज प्लेन, ये प्लेन है और ये प्लेन है, ठीक है। अब देखो ये प्लेन है पूरा, ठीक है, ये प्लेन है इस तरीके से ना। इस प्लेन में दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है। ये दो वेक्टर हैं इस प्लेन में, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये दो वेक्टर हैं इस प्लेन में ना। इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, ये एन कैप है ना। इस प्लेन में दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ध्यान से देखो, इस प्लेन में दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं। एक परपेंडिकुलर ये हो सकता है और एक परपेंडिकुलर ये हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है, आंसर है हो सकता है। ये भी हो सकता है परपेंडिकुलर, ये भी हो सकता है परपेंडिकुलर, बोथ आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर ये हो सकता है और एक यूनिट वेक्टर ये हो सकता है। तो ये एन कैप कौन सा वाला है, तो ये एन कैप कौन सा वाला है, इसका डिसीजन अभी हमने नहीं लिया है, तभी यहां पर क्या आया, नेगेटिव, सॉरी क्या आया यहाँ पर, 3 बार बराबर आ गया, यानी इसके इक्विवेलेंट तो है लेकिन एग्जैक्ट अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो अब ये वाला है, कंफ्यूजन कहाँ है कि एन कैप ये वाला है या ये वाला है, कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या निकाला, एक रूल निकाला, उस रूल का नाम क्या है, राइट हैंड रूल है। देखो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं तो उसके लिए क्या होता है, मेरे पास राइट हैंड रूल होता है। क्या होता है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ एन कैप, फॉर डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ठीक है। अब देखो ये प्लेन है, ये प्लेन रिज्यूम कर लो, ये बोर्ड की सरफेस क्या है, एक प्लेन है। इस प्लेन में मेरे पास इसको मान लो क्या, वेक्टर ए मान लो, ठीक है, और इसे क्या मान लो, वेक्टर बी मान लो, ठीक है। दिस वन इज वेक्टर बी एंड दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। अगेन एक चीज और मान लो यहाँ पर इस तरीके से, दिस इज अगेन वेक्टर ए और दिस इज अगेन वेक्टर बी, सेम चीज है, तो ये क्या है, एंगल थीटा है, ठीक। अब देखो जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो प्लेन के, इस प्लेन के अंदर की ओर होगी या फिर इस प्लेन से बाहर की ओर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसे ही परपेंडिकुलर है और ऐसे भी क्या परपेंडिकुलर है। इसका डिसीजन लेंगे हम किसके बेस पर, इस राइट हैंड रूल के बेस पर, और वो भी डिपेंड करेगा कि हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहते हैं या फिर बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहते हैं, कि व्हाट वी वांट टू फाइंड, उस बात पर डिपेंड करेगा। अगर मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहता हूं, क्या फाइंड करना चाहता हूं, ए क्रॉस बी, और यहां पर मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहता हूं, तो मुझे ये जानना है कि यहां पर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी और यहां पर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं क्या जानना चाहता हूं, ए क्रॉस बी जानना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, अपना राइट हैंड लूंगा, तो दिस इज माई राइट हैंड, ठीक। तो राइट हैंड की उंगलियां उस डायरेक्शन में करूंगा जिस डायरेक्शन मेरा पहला वाला वेक्टर है। तो पहला वाला वेक्टर कहां की ओर है, ए की ओर है, तो ऐसे कर दिया मैंने, ए ऐसे कर दिया। तो अब क्या करूंगा, इसको कर्ल करूंगा कहां की ओर, बी की ओर, यानी इसको ऐसे घुमाऊंगा, इन उंगलियों को ऐसे घुमाऊंगा कहां की ओर, बी की ओर। मैंने घुमाया, यूं करके घुमाया, और जिस ओर मेरा थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, मेरे पास इस एन कैप की होगी। तो इस केस में कहां की ओर पॉइंट कर रहा है, देखो बाहर की ओर पॉइंट कर रहा है, तो ये कहां की ओर हो गया मेरे पास, इस तरीके से बाहर की ओर, यानी क्रॉस, बाहर की ओर डॉट, बाहर की ओर ऐसे नोक, आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डॉट, यानी कहाँ की ओर है ये, आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी बोर्ड से कहाँ की ओर आएगा, इस केस में बाहर की ओर आएगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। और इस केस में क्या होगा, देखो अगेन किस डायरेक्शन में करना है, जिस डायरेक्शन में बी है उस डायरेक्शन में से उंगलियां कर दो, कर दी मैंने उंगलियां। अब ऐसे कर्ल करनी है, ऐसे मैं कर्ल कर रहा हूँ, क्या कर्ल के रास्ते में ए आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसे कैसे करना पड़ेगा, ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, यानी ये कर्ल कहाँ की ओर होना चाहिए, ए की ओर होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में ए है। तो ऐसे कर्ल किया मैंने, ये ए इधर है तो ये ऐसे कर्ल होगा, तो मेरा अंगूठा कहाँ की ओर है, मेरा थंब कहाँ की ओर पॉइंट हो रहा है, अंदर की ओर पॉइंट हो रहा है। तो यानी यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो यूनिट वेक्टर एन होगा वो कहाँ की ओर होगा, मेरा अंदर की ओर होगा, कहाँ की ओर, अंदर की ओर। यहाँ पर बाहर की ओर, यहाँ पर कहाँ की ओर, अंदर की ओर, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इस पर्टिकुलर केस में, इस एग्जांपल के लिए जो मेरे पास एन कैप है वो कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है, ठीक है। तो अब मैं क्या हूं, अपनी में जो डायरेक्शन है ऑफ एन कैप, उसके लिए मैं क्या संतुष्ट हो गया हूं। तो अब मैं यहां पर क्या कर दूंगा, जो ए क्रॉस बी है उसको लिख सकता हूं ऐसे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और इंटू क्या आ गया, एन कैप आ गया। और अभी मैं निश्चित हूं कि भाई साहब एन कैप कौन सा वाला है मेरा, इस केस में ये वाला है, ठीक है, इस केस के लिए बात हो रही, तो ये चीज है, क्लियर है बात, ओके। और अगर मैं यहां पर क्या निकालता, फॉर दिस केस बी क्रॉस ए निकालता, क्या निकालता, बी क्रॉस ए, इसी के लिए मतलब बी क्रॉस ए निकालता, तो यहां पर क्या आ जाता है मेरे पास, ए बी साइन थीटा और एन कैप आता, लेकिन अभी डायरेक्शन क्या हो जाती, चेंज हो जाती, वो कहाँ की हो जाती, मेरी अंदर की हो जाती, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता, किधर है बात। तो यहाँ पर मैंने बराबर का साइन लगाया, यहाँ पर 3 बराबर आ गए, मतलब 3 डंडे आ गए, क्योंकि यहाँ पर मैं निश्चित हूँ कि एन कैप कहाँ होगा। यहाँ पर मेरा अनिश्चितता मेरे उस पर है, ठीक होगा ऐसा ही, लेकिन इसके डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मेरे को कन्फ्यूजन है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, 3 बार ऐसे लगा दिया, ठीक, किधर है बात, ओके। तो इतना समझ में आया आपको ना। अब देखो, अब एक चीज़ और यहाँ से पता चल रही मेरे को
क्या पता चले, बता सकते हो आप कि अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, ए क्रॉस बी, अगर मैं क्या बोलूं कि जो ए क्रॉस बी है वो क्या बी क्रॉस ए के बराबर है, ये मैं सही लिख रहा हूं, बी क्रॉस ए, क्या बोथ आर सेम। देखो ये क्या है, ए क्रॉस बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बी क्रॉस ए अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या दोनों सेम है, सेम नहीं है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ए और बी दोनों वही है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो यहाँ साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या साइन आ गया इधर पे, नेगेटिव। तो अच्छे से लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कुछ ऐसा हो जाएगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, माइनस का बी क्रॉस ए आ गया। यहां से क्या पता चलता है हमको कि कौन सा लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, कम्यूटेटिव नहीं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो यहां पर लिख दोगे आप क्या, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्लियर है बात। एक चीज और क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर जानना चाहूं तो क्या जान सकता हूं, देखो अगर मैं ये निकालना चाहूं, ए क्रॉस बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो दिस इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा मेरे पास है, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, ए क्रॉस सी आ जाएगा। तो यहां से मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि जो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, नेचर में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो कैसा होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, क्लियर होगी बात। ओके नाउ अब इसको एक नाम और दिया हमने, वेक्टर प्रोडक्ट। आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों दिया, क्योंकि जब मैंने किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो मेरे पास जो आंसर आया वो भी क्या आया, एक वेक्टर आया। ठीक है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर आंसर जब वेक्टर आया तो इसका एक और नाम रख दिया गया और वो नाम क्या है, हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। तो किन्हीं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसका रीजन आपको यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। दो वेक्टर का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, अगेन मेरे पास क्या आ गया, वेक्टर आ गया, बिकॉज दिस थिंग इज एम्पलीट्यूड। हाँ, ये क्या है मेरे पास, एम्पलीट्यूड नहीं, ये क्या है, मेरा मैग्नीट्यूड है, और जो एन कैप है वो किसको दिखा रहा है, उस मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुई बात। अब देखो अब क्या करें, कुछ डिफरेंट केस देख लें। यहाँ पर केस फर्स्ट देखो, तो किस में देखें, इस वाले में देख लो। ठीक है, तो केस फर्स्ट, ठीक है, ओके, या फिर इसी में देख लो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। केस फर्स्ट में देखो, थीटा इक्वल टू कितना बोल दो, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 बोल दो। थीटा इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या होगा, इफ बोथ द वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर मेरे पास क्या है, ए है। ठीक है, दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर अगेन जो वेक्टर बी है वो भी क्या है, उसी डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्टेड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड थोड़ा अलग हो सकता है। तो ये केस है कि थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है, केस फर्स्ट। तो यहाँ रखो, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो ए क्रॉस बी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि ए क्रॉस ए क्या होगा। अगर ऐसा है तो ए क्रॉस ए बी कितना होगा, 0 ही होगा। ए क्रॉस ए, दोनों अगर दोनों सेम वेक्टर हैं तो ऑब्वियसली बात, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो अगेन ये कितना हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस ए कितना होता है, 0 होता है, लेकिन ए डॉट ए कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। ओके, केस सेकंड, तो केस सेकंड में अगर मैं ये बोलूं कि इफ थीटा इक्वल टू कितना बोलूं, 90 बोलूं, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का क्या मतलब हुआ कि बोथ द वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये क्या है, मेरे पास वेक्टर ए है एंड दिस वन इज वेक्टर बी। तो ये क्या है, मेरा वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगेन फ्रॉम डेफिनेशन तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ए क्रॉस बी, यानी बाहर की ओर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन 90 और इंटू कितना आ गया, एन कैप। एन कैप नहीं भी लिखोगे तो अगर डायरेक्शन लिख दोगे फिर भी चलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कहाँ की ओर हो जाएगी, कैसे, ऐसे होगा, ए क्रॉस बी ऐसे होगा, तो कहाँ की ओर, बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। एन कैप किसको दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है। अगर आप ये नहीं भी लिख रहे हो तो एन कैप लिख दो, तो उसमें कोई आपकी चिंता की बात नहीं है। ठीक, तो ये एन कैप। ओके, नाउ कॉस 90 साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो ए क्रॉस
बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी इंटू कितना आ गया, एन कैप आ गया। और जो एन कैप होगा ऑब्वियसली बात है वो ए और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो एन कैप है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी लाई कर रहे हैं। और अगर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली बात है उस पर जितने भी वेक्टर होंगे उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ए और बी उस प्लेन पर ही लाई हैं, तो इसका मतलब एन कैप जो है वो ए और बी दोनों के कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं, जो एन कैप होता है, जो एन कैप होता है दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड दिस एन कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक, ये चीज ओके। तो ये तो क्या होगा, इससे रिलेटेड मैथमेटिकल टर्म हो गए ना। अब बात करते हैं किसकी, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। तो हिंट डालो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है जैम में। ठीक, चलो लिखो, क्या लिखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी बताओ। देखो पहले समझो, तो अज्यूम करो कि एक मेरे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से अरेंज है। ठीक है, जबरदस्ती मैंने अरेंज कर रखा है उनको कि ये क्या है मेरा, अज्यूम करो दिस इज माय वेक्टर ए, ये क्या है, वेक्टर ए है, और ये क्या है हमारा, वेक्टर बी है। ठीक है, दिस थिंग इज वेक्टर बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, और इन दोनों के बीच का कुछ एंगल अज्यूम कर लो। ठीक है, थीटा ईटा कुछ भी अज्यूम कर लो। ठीक, एक काम करो, इन दो वेक्टर की हेल्प से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। करो ड्रॉ, क्या ड्रॉ करो, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, कर दिया इस तरीके से, और इसके पैरेलल एक लाइन और खींच दो यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से ये क्या बना दिया मैंने, एक, इन दोनों की हेल्प से, इन दो वेक्टर की हेल्प से मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ पर क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये दो वेक्टर हमको गिवन है और ये दो मैंने क्या कर दिया, ऐसे लाइन अपने मन से खींच दी। ओके ना, अब एक काम कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक नॉर्मल ड्रॉप करूँ, कहाँ पर, इस वेक्टर ए पर। ठीक है, इस वेक्टर ए पर क्या करूँ, एक नॉर्मल ड्रॉप करूँ, और इस पॉइंट को मैं ओ बोल दूँ, इसे मैं ए बोल दूँ, इसे मैं बी बोल दूँ, इसे मैं सी बोल दूँ, और इस पॉइंट को जहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉप कर रखा है उसे मैं क्या बोल दूँ, एम बोल दूँ। ठीक है, तो और इसका मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, और इसका भी बी होगा, और ये भी कितना होगा, ए होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, बी एम निकालूँ, क्या निकालूँ, बी एम। तो बी एम क्या है, परपेंडिकुलर है और थीटा के ठीक सामने है, तो जो बी एम होगा वो किसके बराबर होगा मेरे पास, बी साइन थीटा के बराबर होगा, नहीं होगा बताओ, एक बराबर होगा मेरे पास बी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, इतनी तो मैथ्स आती है आपको, मैं ऐसा अज्यूम करके चला हूँ। ठीक है, सिर्फ सिंपल साइन थीटा लगा दो यहाँ पर। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, और लंब कितना है, ये है, कर्ण कितना है, ये है, तो ऑब्वियसली बात है लंब इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा। तो बी एम, तो यहाँ से बी एम इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, बी साइन थीटा आ गया, बी एम इक्वल टू बी साइन थीटा। And this is again a important thing about this parallelogram. This is perpendicular distance between two parallel line, है कि नहीं है बताओ। तो this thing is perpendicular distance between two parallel lines। ठीक है, तो perpendicular distance between parallel side, line नहीं, parallel side of parallelogram। जो पैरेललोग्राम की जो पैरेलल साइड हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरे पास, बी साइन थीटा, यानी बी एम के बराबर है। और अगर इस पैरेललोग्राम का मैं बेस देखूं, बेस ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या है मेरे पास, ये ए सी क्या है, ओ ए है, क्या है मेरे पास, ओ ए है, एंड दिस ओ ए इक्वल टू ए फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालूं। कक्षा 8 में पहली बार हमने पढ़ा था क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास, कि दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर साइड, पैरेलल साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड एंड इनटू बेस, इनटू क्या होता है, बेस होता है।
और इसको कभी कभी हम हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बोल देते हैं। क्या? दिस थिंग इज हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, ये वाली। एंड फिर कितना आ जाएगा देखो, दिस इज इक्वल टू एंड दिस थिंग इज इक्वल टू किस रहा है मेरे पास, बी साइन थीटा के बराबर। तो एक रहा है मेरे पास बी साइन थीटा एंड दिस इज इनटू कितना आ गया, ए आ गया। बेस क्या है, ए के बराबर है, तो दिस विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब देखो एक चीज़ देखो, अगर मैं ऐसे ये बोलूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप है, और इस समय क्या निकालूँ, मैग्नीट्यूड निकालूँ, तो कितना हो जाएगा बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी भी होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी साइन थीटा और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो जो ए बी साइन थीटा है वो क्या है एक्चुअल में, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो दिस थिंग इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां से क्या पता चला हमको कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब शर्त क्या है कि जो ए और बी जो वेक्टर होने चाहिए वो कहां से ओरिजिनेट होने, सेम पॉइंट से क्या होने चाहिए, ओरिजिनेटेड होने चाहिए। यानी एक सेम पॉइंट से, माना इस पॉइंट से क्या होने चाहिए, ओरिजिनेटेड होने चाहिए, तभी क्या होगा, ये लॉ लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया किन्हीं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, ये बोल सकते हैं अगर किसी पैरेललोग्राम की दो साइड या फिर दो एडजेसेंट साइड किन्हीं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, इस केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी, तब उन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको ना। तो ये क्या हो गया, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग और हो सकता है इसका, वो क्या हो सकता है, एंड दैट इज ट्रायंगल के टर्म में भी लिख सकते हैं हम। देखो कैसे, थोड़ा पानी पी लूं मैं। सॉरी, इसको हम ट्रायंगल के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं ये पैरेललोग्राम है मेरे पास, मतलब ट्रायंगल का एरिया भी हम लिख सकते हैं ऐसे, मतलब ए क्रॉस बी के टर्म में। ये पैरेललोग्राम है मेरे पास, इसको दोबारा बनाओ यहाँ पर। तो ये क्या है मेरा, बड़ा हो गया, वेक्टर ए है, दिस थिंग इज माई वेक्टर ए, और ऐसे कुछ दिस वन इज वेक्टर बी। तो ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो यहाँ पर। तो इस तरीके से बना दिया मैंने, फिर यहाँ पर ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अगर मैं इसको बीच से काट दूँ करके तो ये ट्रायंगल बन गए, एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्या आ जाएगा मेरे पास, पैरेललोग्राम आएगा नहीं आएगा, ये पूरा पैरेललोग्राम है और इस पूरे पैरेललोग्राम को मैंने दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है। जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है। ठीक, क्योंकि बीच से डायगोनल से डिवाइड कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एरिया जितना होगा उतना ही इसका एरिया भी होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम के ट्रायंगल के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। तो अगर मैं ये निकालूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है मेरे पास, देखो ओ या फिर ए ओ बी निकालूं, ए ओ बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस टाइप के अगर कभी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने को आ जाए तो हाफ कर देंगे किसका, पैरेललोग्राम के एरिया का। ठीक, तो अगर मैं ऐसे आपको एक ट्रायंगल दूं, खाली आप ट्रायंगल दे दूं, ठीक है, यूं करके ऐसे ट्रायंगल दे दूं, और यहाँ क्या है वेक्टर ए बोलूं और यहाँ क्या है वेक्टर बी बोलूं, तो सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर ये बोलूँ दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज बोल दो कितना, 2 मीटर, एंड दिस थिंग इज 3 मीटर। ठीक है, देन फाइंड एरिया। तो एरिया ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसका एरिया निकालूंगा तो दिस इज 1/2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब कितना होगा, ए बी साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमको दे रखा है कितना है, 2 × 3 आ गया, और यहाँ 1/2 भी है, और दिस इज 60, cos 60 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, √3/2। तो दिस इज √3/2 आ गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 3/2 √3, इतना क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया, इसका एरिया निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, किसी एक ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं जब उस ट्रायंगल की दो
एडजेसेंट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही हो या फिर किससे रिप्रेजेंट हुई हो, दो वेक्टर से ए और बी इन दिस केस, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट हुई हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। ध्यान देना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और पिछले केस में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हमेशा जब भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है तो वो कंफ्यूज करने के लिए ये बोल सकता है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, किन्हीं तीन वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तब वहां पर जो पूरा मतलब मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जब दो प्रोडक्ट का बोलेगा तो पिछले वाला देना है, जब जब दो वेक्टर का बोलेगा तो पिछले वाला आएगा, ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक। अगर तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेगा तो उसके लिए हम आगे आने वाले लेक्चर में क्या करेंगे, बात करेंगे कि वहां पर किस टाइप से ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम क्या करते हैं, खोद मतलब देखते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें समझना वैसे कुछ नहीं था क्योंकि आप लोगों को ये सब कुछ पहले से आता है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम, आई थिंक पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और सेपरेशन वेक्टर पर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।